Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to do MCQs of Unit 1 Judiciary for Term 1. So here is our first question. Which of the following provisions of the Constitution was carved during its formation? Because India was transitioning from a feudal to democratic order. A. Fundamental rights. B. Fundamental duties. C. Independence of judiciary. And D. Federalism. ये क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि जब इंडिया ट्रांजिशनिंग पीरियड में था तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कौन सी चीज़ एक तैयार की गई थी ट्रांजिशनिंग पीरियड में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमारी तैयार की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द लैंडमार्क 1973 सुप्रीम कोर्ट केस ऑफ केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला डिस्कस द क्वेश्चन अबाउट। जो हमारा ये वाला केस है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये हमें आगे भी आप लो परस्यू करोगे आगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, और ये सबसे इम्पोर्टेंट केस भी है क्योंकि जो ये हमारा केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस है, ये बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताता है कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, फेडरलिज्म, ये सब बताता है कि क्या क्या आता है बेसिक स्ट्रक्चर में, फीचर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी, द बेसिक स्ट्रक्चर और फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द लेटेंट फ्रेज ओडियल टेरम पैटर्म मीन। इस लेटेंट फ्रेज का मतलब क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, लिसन टू द अदर साइड। ये भी हमारे यूनिट 1 में ही है, लास्ट के पेजेस में है, ये आप ध्यान से पढ़ो क्योंकि हमारे एमसीक्यू फॉर्म में है तो हमें एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी। हम एक लाइन को भी नहीं छोड़ सकते, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन दे दें, तो इसलिए एक एक लाइन से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, Which one of the following provisions show that Indian Constitution is federal? अब फेडरल का यहाँ पे हम जब भी बता सकते हैं जब हमें पता होगा कि भाई फेडरल का मतलब क्या होता है। अब फेडरल का मतलब वो होता है कि जब सेंटर और रीजनल, मतलब सेंटर, रीजनल और स्टेट में जो पावर्स डिस्ट्रीब्यूट होती हैं उसको हम फेडरलिज्म बोलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा ये हुआ है कि कौन सा प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल बताता है। ए, अ रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, an independent judiciary, C, vesting of residuary power with the center, and D, distribution of power between the center and the state। तो हमारा ये क्या शो करेगा, जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी पावर उसको ही तो हम फेडरलिज्म, तो ये डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सेपरेशन ऑफ पावर्स कैनॉट बी स्ट्रिक्टली अप्लाइड टू डैश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सेपरेशन ऑफ पावर स्ट्रिक्टली किस फॉर्म की गवर्नमेंट को अप्लाई नहीं है, तो इसका आंसर इसमें कुछ समझाने वाला तो है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स वास्ट पावर्स टू द कोर्ट एंड इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब ये बताना है, यहाँ पे करेक्ट नहीं बताना, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इनकरेक्ट जो है स्टेटमेंट वो बतानी है। ए है, द जजेस कैनॉट बी इजिली रिमूव फ्रॉम देयर ऑफिस एक्सेप्ट फॉर प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ये तो हमारा सही है, जब मिसबिहेवियर को प्रूव किया जा सकता है, इनकैपेसिटी प्रूव करी जा सकती है, जब भी जजेस को रिमूव किया जा सकता है देयर सीट से, मतलब ऑफिस से, अदरवाइज दे कांट बी रिमूव्ड। B, judges derive their salaries from the consolidated fund of India। हाँ जी, ये भी बिल्कुल सही है, तो ये नहीं हो सकता। Judges are provided with security of tenure till they reach retirement age। ये भी सही है। The conduct of judges cannot be discussed in the parliament। हाँ, D हो जाएगा इसका। तो conduct of judges को मतलब जजेस कुछ भी फैसला दें, अब जैसे कोर्ट में कोई भी जजमेंट सुनाता है, तो जो एग्जीक्यूटिव है या लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट में वो बात नहीं खड़ी हो सकती कि इस जज ने ऐसा फैसला सुना दिया।
तो जो उसके ग्राउंड्स को कोई भी डिस्कस नहीं कर सकता पार्लियामेंट में और लेजिस्लेचर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following is not true with respect to independence of judiciary? तो ए है, इट स्ट्रेंथन द रोल ऑफ जुडिशरी एज अ वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी, ये तो सही है, ये तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को प्रमोट करता है। इट इंश्योर्स फेयर ट्रायल, हाँ ये भी सही है। इट प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स, हाँ ये भी सही है। डी इट मेंटेन सुप्रीमेसी ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो सुप्रीमेसी को मेंटेन करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आपको ये ध्यान रखना है कि नोट लगा हुआ है, ये नहीं कि हाँ भाई नोट नहीं होता तो फिर जब हमारा आंसर अलग होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द जुडिशरी हैज अडॉप्टेड द रोल ऑफ अ सोशल एक्टिविस्ट थ्रू। अब ये जो है इसका आंसर तो हो जाएगा हमारा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब कभी कभी ऐसा होता है कोई केस मतलब वहाँ पे जजेस को या कोर्ट में कोई भी केस नहीं करता, लेकिन जजेस उसमें भी अपनी जजमेंट सुनाते हैं, तो वो कैसे लेते हैं। अब जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में कोई केस आया तो वहाँ से भी सोशल एक्टिविस्ट बन के पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तहत जो हमारा जुडिशरी है वो केस को चालू कर सकता है, मतलब अपनी जजमेंट सुना सकता है। तो इसमें जो हमारा सोशल एक्टिविस्ट का रोल है उससे जुडिशरी जो है वो केसेस को ले सकता है और उनको उनके ऊपर अपनी जजमेंट सुना सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे यूनिट 4 में, ह्यूमन राइट्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यूनिट क्वेश्चन नंबर 9। A constitutional amendment was passed by Indian Parliament which curtailed the concept of federalism enshrined in the Indian Constitution. This amendment was held to be invalid by the Supreme Court of India, here, by virtue of which theory declaring the Supreme Court of India has invalidated the said constitutional amendment. तो हमें पता होगा कि किसी भी चीज़ को इनवैलिड जज कर सकता है, कोर्ट कर सकता है जब वो बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट कर रहा हो। तो इसमें हो जाएगा हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें हम वो वाला केस ही पढ़ेंगे 1973 का, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। उसमें ये बहुत अच्छे से समझा रखा है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर की जो क्वेश्चन था वो उसी केस में उठा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द रेजिडेंट्स ऑफ पीवी कॉलोनी हैव बीन पेइंग फॉर सिविक फैसिलिटीज to municipal department for last 3 years. During monsoon, the road developed crack and pit hole. The resident requested for repair of the road. However, municipal department, which has the responsibility to provide this, ignored all requests of the resident in spite of continuous reminder. What immediate remedy is available to the resident of PV colony under Article 32 to 26 of Indian Constitution? तो A. writ of habeas corpus, B. writ of quo warranto, C. writ of mandamus, D. writ of certiorari। तो हमें सबसे पहले तो ये 5 तरह की हमारी रिट होती हैं। रिट हमारा पास करता है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, और ये इम्पोर्टेंट है कि हम ये जो 5 की 5 रिट हैं उनको समझें। इसमें 4 हैं, एक और रिट होती है रिट ऑफ, हमारी 5 रिट होती हैं, रिट ऑफ हैबिस कॉर्पस, रिट ऑफ क्वो वारंटो, रिट ऑफ मैंडेमस, रिट ऑफ सर्सरी, एक और होती है इसमें जो मेंशन नहीं है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। तो जो ये क्वेश्चन है इसके उसमें हमें हमारा आंसर हो जाएगा रिट ऑफ मैंडेमस। अब इसमें कोई भी अपना जैसे ऑफिस कोई काम नहीं कर रहा है तो उसको बोल सकते हैं कोर्ट का ऑर्डर। रिट, रिट क्या होती है? कमांड होती है जो हमारे ऑर्डर्स आते हैं कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट या हायर कोर्ट से। तो रिट ऑफ मैंडेमस हमारी ये होती है कि जो हमारे कोर्ट्स वगैरह हैं वो लोअर कोर्ट्स को या मतलब जो भी ऑफिस या जो भी काम अच्छी तरह नहीं कर रहे होते हैं उनको कंपेल करता है कि आप अपना काम ढंग से करिए। तो इस वाले क्वेश्चन में यही हो रहा है कि जो हमारा डिपार्टमेंट है वो अपना काम नहीं कर रहा है, तो रिट ऑफ मैंडेमस से वो उसको ऑर्डर दे सकता है कि तुम अपना काम ढंग से करो। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।